हेलो लर्नर्स, मैं शीतल कुमारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल उड़ान पे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रिकॉग्निशन क्या है। रिकॉग्निशन हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। रिकॉग्निशन का हिंदी होता है मान्यता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मान्यता मतलब किसी भी चीज़ को मानना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिकॉग्निशन इज द फॉर्मल discretionary act by which existing sovereign state acknowledge the legal existence of a new state or government endowing it with international rights or duties। जिसका मतलब होता है मान्यता एक औपचारिक विवेकाधीन प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौजूदा संप्रभु राज्य किसी नए राज्य या सरकार के कानूनी अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकार या कर्तव्य प्रदान करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मान्यता वह है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को कानूनी रूप से उसको स्वीकार करते हैं या हम उसे मान्यता प्रदान करते हैं। मतलब कि हम उसे ये कह सकते हैं कि हाँ वो चीज़ अस्तित्व में है। जैसे कि 1971 में हम लोगों ने क्या किया था, बांग्लादेश को भारत ने क्या किया था, मान्यता प्रदान किया था। और ये जो है सॉवरेन स्टेट के द्वारा होता है। सॉवरेन स्टेट मतलब कि जो संप्रभु हो, जो खुद अपने आप में अस्तित्व रखता हो, या कोई भी ऐसी संस्था जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया या फिर कोई अन्य राज्य, भारत हो गए, जापान हो गए, है ना, जो कि संप्रभु हो, ETC कुछ भी। तो रिकॉग्निशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक लीगल होते हैं और दूसरा पॉलिटिकल होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि लीगल क्या है और पॉलिटिकल क्या है। रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइजिंग स्टेट मतलब कि जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्व में आने वाले हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मान्यता देंगे। मान्यता कैसे देंगे, मतलब कि किसी भी दूसरे चीज़ को मान्यता देने के लिए अपने आप में भी तो वो खुद अस्तित्व रखना चाहिए ना। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस को हम कोई संस्था को देख ले या कोई अन्य देश, भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका, कोई भी देश हो गए, अगर वो किसी भी कोई नया कंट्री अस्तित्व में आने वाला है, ये कोई कंट्री है, ठीक है, ये अस्तित्व में आने वाला है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि वो अपनी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो किसी भी राज्य को अस्तित्व में आने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत होती है। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो गया और संप्रभुता हो गया। जब तक कोई भी राज्य इन चारों चीज़ों को पूरा नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है, तब तक वो अस्तित्व में नहीं आ सकता है। अब वो अस्तित्व में आएगा तो उसे कौन मानेगा कि हाँ हम देश हैं, उसे कौन मान्यता देगा, उसे कौन रिकॉग्नाइज्ड करेगा। तो कौन करेगा, जो पहले से अस्तित्व में है, कोई भी देश हो वो सब मिलकर के उनको मानेंगे कि हाँ ये देश है। मैंने पहले एग्जांपल दिया ना कि 1971 में भारत ने क्या किया, बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज्ड किया, मान्यता प्रदान किया। तो ये चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब हम देखते हैं रिकॉग्निशन को जो है पॉलिटिक्स ऑफ यूनिवर्सलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। मतलब कि यहाँ पे यूनिवर्सलिज्म का मतलब हो गया सभी समान है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हो, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, यहाँ पे क्या है, सभी समान है। संविधान के नज़र में सभी समान है, कानून के नज़र में सभी समान है। मतलब कि कोई राजा हो वो एक गलती करे, कोई रंग हो वो एक गलती करे, पनिशमेंट सभी के लिए बराबर होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति है। ऐसे तो ये लोग बहुत देखते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके लिए कानून अलग होगा। नहीं, अगर कोई गरीब से गरीब इंसान भी हो वो भी गलती करे, और अगर कोई बहुत अच्छा अधिकारी हो, अच्छे पोस्ट पे हो, अगर वो गलती करे तो दोनों के लिए पनिशमेंट सेम होगा, पनिशमेंट अलग नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस मतलब कि अंतर पे। यहाँ तो हमने देखा कि संविधान की नज़र में सभी समान है, कानून के नज़र में सभी समान है। तो फिर ये पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस क्यों आता है, अंतर क्यों आता है? तो अंतर इसलिए आता है ताकि कोई, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम भारत देश में, मतलब कि हम लोग सभी जानते हैं हम भारत देश में तो रहते हैं, और कोई कौन से देश में रहते हैं, आप लोग गए होंगे अलग अलग देश, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ। भारत में जो है कास्ट सिस्टम है, मतलब कि बहुत सारे कास्ट अलग अलग, कोई स्टेट स्तर पे अलग बटे हुए हैं, सेंट्रल लेवल पे अलग बटे हुए हैं, जैसे कि जनरल हो गए, ST OBC और EBC SC और पता नहीं क्या क्या इस टाइप से हैं, बटे हुए हैं। तो उसमें जो है ना पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस अंतर आता है, जहाँ एक और हम लोग बात करते हैं कि सभी समान हैं, सभी कानून की नज़र में समान है, कोई भी जाति धर्म के आधार पे अंतर नहीं हो सकता है। तो फिर ये अंतर आखिर आया क्यों? क्योंकि
उस चीज़ की ज़रूरत हो, और जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पे ये देना गलत नहीं कहलाता है, क्योंकि कोई कास्ट है या फिर कोई भी ट्राइबल है, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, और उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे उस आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो अपना अस्तित्व जो भी बचाए हुए वो खो देंगे। तो फिर ये गलत नहीं है ना। या यहाँ तो इसलिए इस दोनों में क्या होता है, हमेशा टकराव होते रहता है, इस दोनों में हमेशा टकराव होते रहता है। मतलब कि जब, क्योंकि ये जो रिकग्निशन है, एक और हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ यूनिवर्सलिज्म, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, और दूसरी और हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, मतलब दोनों ही अपोजिट है, तो स्वाभाविक है कि टकराव होगा ही होगा, है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकग्निशन। मैंने पहले बताया था कि रिकग्निशन के 2 टाइप्स होते हैं, पॉलिटिकल और लीगल। पॉलिटिकल में अगर हम देखें, पॉलिटिकल रिकग्निशन यहाँ पे होता है डी फैक्टो, ये जो है लैटिन वर्ड है, और यहाँ पे होगा डी जूरे, ये लैटिन शब्द है ये भी और ये भी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिकग्निशन, ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पॉलिटिकल रिकग्निशन मतलब कि राजनीतिक मान्यता। तो राजनीतिक मान्यता क्या है, राजनीतिक मान्यता में हम देखें कि कोई देश है ना, तो थोड़े समय के लिए या थोड़े काल के लिए किसी भी कारण से आपसी विवाद या गृह युद्ध, मतलब किसी भी कारण से उसमें क्या होता है ना कि थोड़े समय के लिए हम अपनी शक्ति किसी अन्य देश को दे देते हैं, या फिर कोई राज्य अस्तित्व में आना चाहता है और हम कहते हैं कि अभी हम इसको पूर्णतः मान्यता नहीं देंगे, पॉलिटिकल रिकग्नाइज कर देते हैं, मतलब हम देखते हैं कि ये अस्तित्व में आने लायक है भी या नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें हम लोग पॉलिटिकल रिकग्नाइज मानते हैं। और सेकेंड थिंग ये आता, सेकेंड थिंग क्या हो गया, ये लीगल रिकग्निशन। लीगल रिकग्निशन क्या है, इसमें पूर्णतः मान्यता मिल जाती है, मतलब कि पूर्ण रूप से। जैसे कि हम लोग ने 1971 में बांग्लादेश को अस्तित्व में आने के लिए उन्हें रिकग्नाइज किया था कि हाँ तुम अपना देश बना सकते हो, तुम ये चीज़ों को फुलफिल करते हो तो तुम अपना देश बना सकते हो। एक तरह से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो पॉलिटिकल को हम परमानेंट नहीं मान सकते हैं एंड लीगल को हम परमानेंट मानते हैं, है ना। ये परमानेंट, समझ रहे होंगे ना आप लोग मेरी बातों को। और मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर ले और नोट्स बना लें। अभी हम लोगों ने जाना पॉलिटिकल और लीगल रिकग्निशन के बारे में। ये दोनों जो है आगे जा कर के कंस्ट्रक्टिव और डिक्लेरेटरी थ्योरी का फॉर्म ले लेते हैं, जिन्हें हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, जो कि लीगल एक्ट के अंदर आता है, जिसका हिंदी होता है संघटक सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, स्टेट बिकम्स रिकॉग्नाइज्ड सॉवरेन एंटिटी एंड गेन्स लीगल पर्सनालिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। जिसका मतलब होता है संघटक सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्य एक संप्रभु इकाई बन जाते हैं और उन्हें कानूनी पहचान मिलती है। डिक्लेरेटोरी और एविडेंशियरी थ्योरी पॉलिटिकल एक्ट है, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं घोषणात्मक या साक्ष्यात्मक सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दी डिक्लेरेटोरी थ्योरी, रिकॉग्निशन इज ए पॉलिटिकल एक्ट दैट मेयरली एक्नॉलेज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब कि घोषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मान्यता एक राजनीतिक कार्य है जो केवल पहले से मौजूद राज्य को स्वीकार करती है। जो राज्य पहले से अस्तित्व में आए हुए हैं ये उन्हें स्वीकार करती है। ये जो है, इस पर जो है, इस थ्योरी पर विशेष बल जो है मॉन्टविडियो कन्वेंशन, जो कि 1933 में होता है, जिसमें राज्य के अस्तित्व आए, जो मैंने पहले बताया था ना कि राज्य के ये तत्व होते हैं, तो उसमें ये उस कन्वेंशन में इसको ज़्यादा बल मिला था। अब हम लोग बात करते हैं वाई रिकग्निशन, मतलब कि हमें मान्यता की ज़रूरत क्यों पड़ी। रिकग्निशन आर फॉर गेटिंग ए स्टेटहुड, मतलब कि हमें राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए मान्यता की ज़रूरत पड़ी। टू बी ए पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बनने के लिए मान्यता की ज़रूरत पड़ी। टू स्टेट्स ऑफ ए सॉवरेन स्टेट, मतलब कि संप्रभु राज्य का दर्जा प्राप्त बनने के लिए हमें रिकॉग्निशन की ज़रूरत पड़ी। टू कंक्लूड ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट, मतलब कि संधि और समझौते के लिए भी हमें मान्यता की ज़रूरत पड़ी। टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन, मतलब कि विदेशी व्यापार और आर्थिक संबंध अच्छे करने के लिए हमें मान्यता की ज़रूरत पड़ी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें मान्यता की ज़रूरत पड़ी। LFL ऑफ नेहम, ये जो है
जर्मन जूरिस्ट थे, मतलब जर्मन के न्यायविद। इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। इनकी एक बुक पब्लिश्ड हुई थी, इंटरनेशनल लॉ ऑफ ए ट्रीटिस, जो कि 1905-1906 के आसपास जो है पब्लिश हुई थी। उनका कहना था कि ए स्टेट्स बिकम्स ए इंटरनेशनल पर्सन थ्रू द रिकॉग्निशन एंड ओनली इट्स एक्सक्लूसिवली, मतलब कि कोई राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मान्यता के द्वारा ही बनता है और यह मान्यता से ही संभव है, उनका ऐसा कहना था। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिकॉग्निशन के ऊपर पुस्तक लिखी है, उन पर अपने विचार दिए हैं। उनमें से एक थे हंस केल्सन, जो कि ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट थे। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है रिकॉग्निशन इन द इंटरनेशनल लॉ थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, जो कि 1941 में पब्लिश होती है। हंस केल्सन जो थे वो ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट थे, मतलब कि वहाँ के न्यायविद थे, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य के सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों में से एक थे। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? इस क्लास में हम लोगों ने सीखा रिकॉग्निशन क्या है, मान्यता क्या है, मान्यता के कितने प्रकार हैं, और भी इनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को सीखा। तो आशा करती हूँ आप लोगों की मेरी ये क्लास पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।